नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर जो इस वक्त राजनीति चल रही है और जिस तरीके से शिवसेना में तोड़फोड़ हुई है, 2/3 बहुत से ज्यादा विधायकों को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी ले जाया गया है, उसके राजनीतिक मतलब क्या है? क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी तोड़फोड़ की गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। राजस्थान के अंदर भी अशोक गहलोत की सरकार में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। उत्तराखंड के अंदर सरकार बर्खास्त की गई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति पैदा की गई। सवाल यह है कि क्या इस देश के अंदर जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की जा रही है, तो क्या एक कोशिश हो रही है न केवल कांग्रेस मुक्त बल्कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश? आखिर इन विधायकों की तोड़फोड़ का मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या अनावश्यक रूप से हम नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करेंगे? क्योंकि इसके पहले इस तरीके की कार्रवाई इंदिरा गांधी के जमाने में भी होती रही है, जब एनटीआर की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर दरअसल हम बातचीत करेंगे आज सुधीन कुलकर्णी जी से, जो एक जमाने में बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही कुशाग्र पत्रकार थे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सलाहकार हुए। राजनीति और पत्रकारिता दोनों का लंबा अनुभव है और साथ ही साथ कई किताबें भी लिख चुके हैं। सुधीन जी, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं, ये जो कुछ घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये राजनीति, ये पॉलिटिकिंग है? राजनीति में तो ऐसा होता ही रहता है, हर पार्टी, हर सरकार चाहेगी कि उसकी सरकार बने। ना आशुतोष जी, ये तो होता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। आज जो हुआ है, हो रहा है, ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। महाराष्ट्र में तो हुआ नहीं था और पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि इसके कुछ स्मॉलर वर्जन्स कुछ राज्यों में हुए हैं, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, हो रहा है, इसका एक ही शब्द में इसको कहा जाए कि यह अपहरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ किडनैपिंग। यानी विपक्ष के कुछ एमएलए को मुंबई से पहले गुजरात ले जाया गया, सूरत जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से वो तो मुंबई से करीब है, शायद वो दौड़कर वापस आ सकते हैं, इसलिए उनको सुदूर असम ले गए। असम में भी बीजेपी की सरकार है, ताकि वहां से वो लोग आ न सके। तो ये कैसी राजनीति है? इट्स ए किडनैपिंग पॉलिटिक्स। यानी आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। शिवसेना एक विपक्ष की पार्टी है, एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का मित्र पक्ष था, लेकिन कई कारणों से बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना ने तय किया कि उसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना है। यदि बीजेपी को विपक्ष को हराना है या कांग्रेस को हराना है तो इलेक्शन में हराइए, कौन रोकता है आपको? लेकिन इस तरह से जनादेश का अपहरण, मैंडेट का अपहरण करना, तोड़फोड़ करना, और तोड़फोड़ कैसे किया जा रहा है? एक है मनी पावर और दूसरा है ईडी पावर। जिनको लालच देकर खरीदना है उनको खरीदो, जिनको डराकर धमकाकर उनको अपने पास लाना है उसको ऐसे करो। ये कहां की राजनीति है? मेरा एक सवाल है कि क्या ये हिंदुत्व अपने आप को हिंदू धर्म के रखवाले कहते हैं,
क्या हिंदू धर्म में ऐसी अनैतिकता, इमोरलिटी, पॉलिटिकल इमोरलिटी, क्या ये हिंदू धर्म का लक्षण है, हिंदू धर्म का गुण है, हिंदू धर्म की सीख है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर 2/3 विधायक अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं या उनके साथ हैं, तो लोकतंत्र अरिथमेटिक का खेल है और अंकगणित के हिसाब से तो ये कहा जाएगा कि इन विधायकों की जो असंतोष है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, इसलिए वो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। आशुतोष जी, असंतोष है तो मुंबई में रहकर इन्होंने असंतोष को क्यों प्रकट नहीं किया? ये तो शिवसेना, यह महाराष्ट्रवादी पक्ष है, जय महाराष्ट्र कहने वाला पक्ष है, मराठी अस्मिता का पक्ष है। तो इनको यदि असंतोष है या कुछ कहना है, करना है, तो मुंबई में रहकर करो। सूरत जाने की क्या जरूरत थी? और सूरत से असम जाने की क्या जरूरत थी? और इनको ले जाने वाले कौन है? क्या ये अपने आप हुआ है? आपको लग रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ आप देखते हैं? बिल्कुल जी। यानी ये तो इसके लिए कोई राजनीतिक एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये तो आम जनता भी देखती है, समझती है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है, आपने कहा कि ये मैंडेट का अपहरण है। 2019 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। क्या आपको नहीं लगता कि शिवसेना ने दरअसल उस मैंडेट को रिजेक्ट किया और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई, जिसकी वजह से विधायकों में नाराजगी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर वो अलायंस पार्टनर थे। अब उनके बीच में क्या एग्रीमेंट था, क्या नहीं था, ये बाहर वालों को तो पता नहीं। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि एक बार इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरी बार इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा एग्रीमेंट था तो उद्धव ठाकरे का कहना या बाद में करना, उसके लिए कुछ लेजिटिमेसी है। लेकिन मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि जब कोई एक पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन करके जनादेश लेता है तो इलेक्शन के बाद उस अलायंस को तोड़ना यह गलत है जी। लेकिन फिर भी उस समय शिवसेना के जितने भी एमएलए थे, सबने सर्वानुमति से, यूनैनिमसली वे बाहर आए और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का उन्होंने निर्णय लिया। वहां तो कोई तोड़फोड़ की राजनीति नहीं हुई थी। यानी आपकी बात कुछ हद तक सही है कि कहीं ना कहीं वहां भी लेजिटिमेसी का प्रश्न था, लेजिटिमेसी का सवाल था। लेकिन आज जो हो रहा है ये तो खुलम खुला पार्टी को तोड़ना, और तोड़ने के लिए ये न केन प्रकारेण, ये क्या लोकतंत्र है? और यही चलता रहा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यह महाराष्ट्र में, देश में पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश में हुआ, हालांकि इतना ब्रेजन तो नहीं हुआ था। कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में वहां तो कोई शिवसेना नहीं थी। यानी ये जो आपने सवाल पूछा है कि पहले गठबंधन था और उस गठबंधन से शिवसेना बाहर निकलकर एनसीपी कांग्रेस के साथ, लेकिन वह तो उस समय कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस, इनको पूर्ण बहुमत मिला था। हाँ, लेकिन फिर भी ऑपरेशन कमल करके कुछ विधायकों को इस्तीफा देने के लिए कहना, और इससे
कांग्रेस की माइनॉरिटी हो गई और उन्हीं विधायकों को फिर से इलेक्शन में उनके बीजेपी के टिकट पर उनका चुन के आना, ये कहाँ की पॉलिटिकल मोरालिटी है? आप इसको पॉलिटिकल मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खबर को देख रहे हैं। अगर मेरा एक सवाल दूसरा, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में आप बहुत करीब से देखते हैं, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या तब भी ये इसी तरीके के दावों का इस्तेमाल किया जाता? क्या इसी तरीके से इतनी बड़ी संख्या में विधायक भाग के गुवाहाटी चले जाते, वो भी शिवसेना के विधायक? आप बाला साहेब ठाकरे यदि आज जीवित रहते तो बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, उनकी यदि बीजेपी आज होती तो बिल्कुल वो इस तरह के डर्टी ट्रिक्स करने नहीं देते। और ना केवल वाजपेयी और आडवाणी जी, आप जरा पीछे मुड़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय यदि जीवित रहते, वो तो इसको बिल्कुल इजाजत नहीं देते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक बहुत ही अच्छा एक लेख है, योर वोट जी। 1962 के इलेक्शन में उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में वो कहते हैं कि उस समय तो भारतीय जनसंघ बिल्कुल एक छोटी सी पार्टी थी, सत्ता में आने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन उस समय भी कुछ न कुछ हद तक धन बल और सत्ता का दुरुपयोग ये कुछ हद तक वहां भी चल रहा था। तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहती कि वो हमारे आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, वो कहते हैं कि येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना यह पाप है, इट्स अ पॉलिटिकल सिन। आज उन्हीं के लोग ये सब कर रहे हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी नहीं है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है, या आडवाणी जी की बीजेपी नहीं है। बीजेपी ऐसी कैसे हो गई? अगर 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 जिस लेगेसी के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय की लेगेसी थी, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण संसद में दिया हुआ याद आता, जहां कहता है कि विधायकों को तोड़ के अगर मुझे सत्ता हासिल करनी है तो मैं उसको जो है वो बिल्कुल आई विल नॉट टच विद द बार्ज पोल। वो इस ओर इशारा करते हैं। वो भारतीय संसद में उनका भाषण है जी, संसद में उनका एक बहुचर्चित भाषण है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की अनैतिक राजनीति, इसको बिल्कुल वो अटल जी, आडवाणी जी बर्दाश्त नहीं करते। ये आपका सवाल जो है आज ये क्यों हुआ है, मेरा विश्लेषण ऐसा है कि दिखावे के लिए हिंदुत्व, यानी हम हिंदुत्व के एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदू समाज का एक वर्ग वह बहकावे में आया है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो आज चुप बैठा है। लेकिन ये सब करते हुए लोकतंत्र का हनन जो हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये क्या हिंदुत्व है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस सब ये जो चल रहा है, क्या इसका समर्थन करते हैं आप? मोहन भागवत जी, आप इसका समर्थन करते हैं? और नहीं करते हैं तो आप इशारा दीजिए सब गलत हो रहा है। तो चुप बैठे हुए। संघ की जो चुप्पी है, ये भी तो एक बहुत ही इंट्रिगिंग फैक्टर है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, अमित शाह के आने के बाद से जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रसार पूरे देश के अंदर हुआ है,
सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों पर हिंदुत्व हावी हो गया है, यही तो आरएसएस चाहता था पिछले 100 सालों में। अगर उसकी पूर्ति हो रही है तो संघ तो चुप रहेगा ही रहेगा। देखिए, यह एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर समाज को तोड़ना और द्वेष फैलाना, नफरत फैलाना, यह हिंदू धर्म के खिलाफ भी है, यह मेरा मानना है। लेकिन यह सब करते हुए यदि भारत को लोकतंत्र के पटरी से ही दूर ले जाना, भारत का भविष्य क्या होगा? पूरी दुनिया में भारत की इज्जत की जाती है कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है ये क्या डेमोक्रेसी का लक्षण है? जो दुनिया में जो ये सब पढ़ते हैं और देखते हैं, वो तो ये भारत में हो क्या रहा है? एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर बुलडोजर चलाओ और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी पर ही बुलडोजर चलाओ। आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, यह केवल विधायकों का अपहरण नहीं है, यह लोकतंत्र का अपहरण है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इट इज एंटी हिंदू, इट इज एंटी डेमोक्रेसी एंड देयरफॉर इट इज एंटी नेशनल। बट सुधीन जी, जो आरएसएस की विचारधारा है वो तो डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती। उनको तो वो तो खुश होते। देखिए, वहां कुछ हद तक विरोधाभास है, क्योंकि आप डॉक्टर मोहन भागवत जी के भाषण सुनेंगे पिछले कुछ वर्षों में, तो वहां वो संविधान के बारे में वो बहुत श्रद्धा दिखाते हैं। उनके मन में यदि सच्ची श्रद्धा है तो आज जो हो रहा है इसकी निंदा करनी चाहिए, और यदि निंदा नहीं करेंगे तो एक ही अर्थ निकलता है, या तो उनकी कुछ मजबूरी है या उनकी निष्ठा ही और उनकी श्रद्धा ही वह खोखला है। बट आरएसएस के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो संघ चालक एक बार तय करते हैं उस पर बीजेपी को सबको चलना पड़ता है। आज मोहन भागवत जो बार बार ये कह रहे हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, जो ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, और उनकी बातों को ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस और उनके तमाम आनुषंगिक संगठन उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग खोजी जा रही है, मुसलमानों के प्रति अत्याचार किया जा रहा है, और मोहन भागवत कुछ कहते हैं। क्यों माना जाए कि मोहन भागवत और बीजेपी के बीच में गुड कॉप और बैड कॉप की थियरी है? मोहन भागवत जी के पिछले दिनों में उनके कुछ जो बयान आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, और हम उम्मीद करें कि इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे चले। लेकिन सवाल यह है कि भारत को एक विकास के रास्ते पर, उत्थान के रास्ते पर आगे ले जाना है, तो एक तरफ एकता चाहिए, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, और दूसरी तरफ लोकतंत्र को हमें अक्षुण्ण रखना होगा और लोकतंत्र की संस्थाएं, इनकी रक्षा करनी होगी। आज जो हो रहा है, इन्हें इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस जैसे कि सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इलेक्शन कमीशन भी है, इन सब का दुरुपयोग केवल सत्ता के लिए और विपक्ष को सत्ता से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो भारत लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये तो डिक्टेटरशिप की ओर जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका किसी जमाने में भारतीय जनसंघ पर और भारतीय जनता पार्टी पर एक मॉरल अथॉरिटी थी, उनको जनता के सामने आकर कहना होगा कि क्या यह उन्हें पसंद है या नापसंद है। आपको
आरएसएस पे इतना यकीन क्यों है? देखिए, मैं उन विश्लेषक या राजनीतिज्ञों में नहीं हूं जो आरएसएस को बिल्कुल 100% गलत ही मानते हैं। मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि जितना भी मैंने आरएसएस को समझा है, आरएसएस में कुछ अच्छी बातें हैं। वह एक देश प्रेमी संस्था है, लेकिन वो गलत दिशा में भी जा रहा है। और आखिरकार वाजपेयी जी वो भी आरएसएस से ही निकले, अडवाणी जी भी आरएसएस से ही निकले। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वालों में ये सबसे आगे थे। 19 महीने ये जेल में रहे थे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ना सिर्फ इमरजेंसी के टाइम जब इनके हाथ में सत्ता आई, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने आज जो हो रहा है ऐसा कोई किया नहीं उन्होंने। तो इसलिए आपका जो सवाल है आरएसएस पर आपका भरोसा क्यों? क्योंकि आरएसएस एक बहुत बड़ी संगठन है, उसमें कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है। और आज की स्थिति को बदलने के लिए मैं समझता हूं कि आरएसएस पर हम जैसे लोगों का दबाव आना चाहिए। और शायद इसी कारण पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत जी ने ये कुछ अच्छी बातें कही कि हर मस्जिद शिवलिंग के पीछे, यानी हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। ये उनका जो बयान है, इसका मैं स्वागत करता हूं। बट लेकिन इसी को आगे चलाते हुए आरएसएस से हम लोगों की अपेक्षा यह भी है, लोकतंत्र के बचाव के लिए वो कुछ कहे। और यदि नहीं कहते हैं कि, तो मुझे लगता है कि दे विल बी डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस टू द नेशन। दे कॉल देमसेल्व्स अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, they would be doing a great disservice to the nation if they don't condemn what's happening in Maharashtra. आपको क्या लगता है क्यों नहीं कंडेम कर रहे? मैंने कहा कि कुछ मजबूरी है, और एक जनमानस में एक भ्रम पैदा हुआ है कि हिंदुत्व का एजेंडा आज इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इसके नाम पे जितनी भी गलतियां सरकार करे उस पर लोग भी चुप है और आरएसएस भी चुप है। सुधीर जी, लेकिन यहां पर जो विपक्ष की भूमिका है वो भी तो संदेह के घेरे में है। आज विपक्ष जिस तरीके से बटा हुआ दिखाई पड़ता है, सब लोगों को अपनी अपनी राजनीति की चिंता है। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष के पास ही कोई राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है, और इतना बटा हुआ विपक्ष पहले कभी नहीं था। आपने जो कहा उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। महाराष्ट्र के ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, इसके खिलाफ बोलने वालों में ममता बनर्जी रही है। और ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने गुवाहाटी के उस होटल के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है। और इस राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि विपक्ष, ऑपोजिशन पार्टियां आज एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और इसका हमें स्वागत करना होगा। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार हो सकती है, लेकिन उनका साथ आना, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी हम यूनिटी के साथ हम काम करेंगे, ऐसा उन्होंने जो कहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। आपकी बात सही है कि विपक्ष में जो एकता की कमी के कारण सरकार में एक घमंड आया है। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करें तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, और जनता भी चुप रहेगी। लेकिन यह हमेशा के लिए यह स्थिति रहने वाली नहीं है।
सुधीर जी, आपने आपने बड़ी बात कही है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी की स्वीकार्यता विपक्ष के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है। ममता बनर्जी अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेती हैं, केसीआर अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेती है। अगर उनको इस बात का एहसास है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है, तो सबको क्यों नहीं अपनी तमाम मजबूरियों को, अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अपनी मजबूरियों को छोड़कर या अपने अपने कुछ डिफरेंसेस को भी छोड़कर उन्हें साथ आना चाहिए, और यदि नहीं आएंगे तो एक एक करके इन पर प्रहार होगा। विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के पार्टियों को, उनके लीडरों को ये समझना चाहिए कि an attack on one is an attack on all। आज शिवसेना है, कल और कोई विपक्ष होगा, दूसरे किसी राज्य में होगा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह एक जानकारी, यह समझ विपक्ष में आना चाहिए, और साथ मिलकर यदि वो काम करने लगेंगे तो जनता में कुछ उत्साह आएगा, जनता में एक देयर विल बी सम होप अमंग्स द पीपल। ये सारे लोग बड़े समझदार राजनेता हैं, एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपसे आखिरी सवाल। इसीलिए मैंने कहा कि वो एकजुट होने की प्रक्रिया शुरू हुई है राष्ट्रपति चुनाव के जरिए। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में इनका एक प्लेटफॉर्म पे आना, यह एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अब हम सब चाहेंगे कि यह प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी चलता रहे और मजबूत हो, और विभिन्न विषयों पर ये मिलकर बोले, काम करें। नहीं तो लोकतंत्र पर ये जो प्रहार हो रहे हैं, ये और खतरनाक प्रहार होंगे। ये इसलिए आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि विपक्ष की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जनता विपक्ष से यह चाहता है। They should not think that they are safe in their own small states. Each one of them will be finished। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे चलकर यह विपक्ष मुक्त भारत, वन पार्टी रूल, क्या यह चाहिए हमें? So this is an alarm has been sounded। बिल्कुल सुधीर जी, जो बात आप कह रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के नेताओं को यह बात समझ में आएगी, और वो जिस संकट से इस वक्त देश और लोकतंत्र गुजर रहा है उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।